हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे, खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो अपनी मतलब परीक्षा की तैयारी की गति है उसको खूब तेज किए होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपठित गद्यांश पे और हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे टॉपिक को लें जिसके लिए सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में हम अच्छा कर सकते हैं। और पिछले साल जो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है उसी को लेकर के हम आए हैं। जो पिछले साल पर 5 होता क्या है कि 4 क्वेश्चन होते हैं, मतलब सॉरी 4 अपठित गद्यांश होते हैं, सभी में 5-5 प्रश्न होते हैं। उन्हीं 5 क्वेश्चन को मतलब 5 जो कि 20 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन हमारा गलत न हो, इसके लिए हम चर्चा करते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग पहले क्या करेंगे। पहले सबसे पहला काम है हम पहले अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रश्न को देखेंगे, फिर उसको अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद समुचित करेंगे। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि जैसे ही आपके आगे पेपर आए, गणित अरे गणित मुझे आता है नहीं करना है, सबसे पहले काम हिंदी करना है, फिर रीजनिंग पढ़ना है और फिर गणित करना है। आइए हम चर्चा करते हैं। देखते क्या है, पिछले साल का है, ये 2024 में पूछा गया था। हाँ, 2024 में पूछा गया था। तो पेन की मोटाई थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए क्या है, थोड़ा पेन की मोटाई को थोड़ा पतला कर लें ताकि क्लियर कर लें। कह रहा कि आपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल का सामान बनाने वाली अनेक कंपनियों ने सामान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। बाढ़ से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व समझ में आया। अब ये हमारा अपठित गद्यांश है जिसको हमने नहीं पढ़ा। अब उस पे क्या है, अब कह रहा है सुंदरलाल बहुगुणा एक थे। तो सुंदरलाल के लिखा, अब सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। मतलब क्या है, पर्यावरणवादी एवं सामाजिक कार्यकर्ता है। इसमें पर्यावरण दिख रहा है, यस, तो हमारा आंसर ये हो गया। फिर क्या कर रहा है, उनका गांव ऊंची पहाड़ी हरे भरे वनों। अब देखिए आपको दिग्भ्रमित करने के क्या, भूरे वनों, सूखे वनों, हरे भरे वनों, गहरे वनों। तो इसमें क्या है, हरे भरे। जो इसमें आंसर दिया है हमको दिमाग नहीं लगाना है, हमको भी हरे भरे वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप, देखिए क्या लिखा है, इसका परिणाम यह हुआ कि विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। तो क्या हो गया हमारा इसका आंसर, विनाशकारी बाढ़ शुरू हो गई। सुंदरलाल बहुगुणा, देखिए होता क्या है कि संज्ञा जो होती है 5 प्रकार की होती है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो एक व्यक्ति है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब है मूल्यवान का पर्यायवाची, घृणास्पद मतलब घृणा करने वाली, अप्रिय मतलब जो हमको प्रिय न लगे, अमूल्य मतलब जो बहुत ही मूल्यवान हो, तो मूल्यवान का क्या हो जाएगा, अमूल्य। अब देखिए क्या हमने ये जो अनुच्छेद पढ़ा उसका हमने आंसर दे पाया, ये सारा इसी में आंसर था। बस सुंदरलाल बहुगुणा क्या था, 61 का क्या हो जाएगा, पर्यावरणवादी हो जाएगा। 62 उनका गांव किससे, हरे भरे वनों से था, यस, दूसरा का सी हो गया। फिर कह रहा है वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप क्या आ गई, विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई, जिसका क्या आंसर हो गया, ये हो गया। फिर क्या करा, फिर नेक्स्ट है सुंदरलाल बहुगुणा कौन सा समास है, संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मूल्यवान का क्या होगा, अमूल्य होगा। देखिए आराम से आपने सारा कर लिया। अब हम इस तरह दूसरे पे आते हैं। ये सारा पिछले साल पूछा गया, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा देखिए क्या है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा, यस, आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, पेन ले लेते हैं और इसको मिटा देते हैं। अब हमारा दूसरा हमारे सामने है और इस तरह हम लोग 5 को करेंगे। 5 करने के बाद हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, कह रहा है विनम्रता एक महान सद्गुण है। इसका अभिप्राय है विनम्र, कोमल और सुशील होना। यह घमंडी होने के उलट है। यह स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता, वह दूसरों से सलाह लेता है
उनके अनुभवों से सीखता है, वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ है, वह आसानी से नाराज नहीं होता। एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को मुस्कुराने के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं है, इसलिए वह विचारवान है। अब कह रहा है विनम्रता क्या है। ऊपर में लिखा हुआ है विनम्रता एक सद्गुण है, मतलब गुण है। आ गया हमारा आंसर। अब दूसरा हम देखते हैं विनम्रता का अभिप्राय क्या है। लिखा है विनम्र, कोमल और सुशील होना। इसमें देखिए विनम्र, कोमल और सुशील होना, दयाहीन नहीं, अक्खड़ होना नहीं, क्रूर होना नहीं, क्या सविनय होना। फिर क्या कर विनम्र व्यक्ति क्या सा लिखा है, विनम्र व्यक्ति दूसरों से उनके अनुभवों से सीखता है ना, उनके अनुभवों से सीखता है। तो अनुभवों के दूसरे के अनुभव, अध्यापक के अनुभव नहीं, दूसरे के अनुभव से सीखता है। क्लियर हो गया। घमंडी किसका अभिप्राय है, तो अब लिखा है, अभी आप कहीं तो था, हाँ, घमंडी होने के उलट है, उलट है। घमंडी किसका पर्यायवाची है, पर्यायवाची मतलब जो उसी के तरह हो। तो उसी के तरह कौन है, तो देखिए विनम्र, विनम्र मतलब तो ये हो गया सद्गुण वाली बात है। कोमल नहीं, सुशील नहीं, तो अक्खड़, यस, तो इसका क्या हो जाएगा, अक्खड़ हो जाएगा। अब जिद्दी का विलोम है, तो जिद्दी का विलोम क्या है, देखिए जिद्दी का क्या, अटल नहीं, फिर कठोर नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सहमत नहीं, जिद्दी है तो वो स्वेच्छाचारी है। देखिए दो अपठित गद्यांश को हमने कितने आसान तरीके से इसको कर लिया। अब हम लोग तीसरा पे आएंगे और चौथा पे, दो और देखेंगे। तो चलिए तीसरा हमारा कहाँ है, आ जाइए, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लूं, आप लोगों को अच्छे से दिखेगा और सारे को हम लोग अच्छे से करेंगे, क्योंकि जितना अच्छे से करेंगे उतना अच्छा हमारी पकड़ होगी। अब देखिए ये इतना बड़ा रहा। अब कह रहा है अनुच्छेद तीसरा मैं पढ़ रहा हूं, कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। यह एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं, अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हम धन्यवाद करते हैं इसका अर्थ हम कृतज्ञ हैं। हमें उन सब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारी मदद करते हैं। हमें भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें अनेक अच्छी चीजें प्रदान की। हमें उसे अपने हृदय के अंतरतम से धन्यवाद देना चाहिए। अब ये हमारा पैराग्राफ हो गया। अब हम पढ़ते हैं धन्यवाद का क्या अर्थ है। तो धन्यवाद का अर्थ क्या, कुछ नहीं। पेंसिल ले लो, हम पेन भूल गया मैं, अब इसको थोड़ा ऊपर करें, हाँ अब दिखेगा, पेन ले लें। तो अब क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, अच्छे समझ में आएगा। धन्यवाद का अर्थ क्या है कि हम उच्च नहीं, दुखी नहीं, उदास नहीं, कृतज्ञ। यस, देखिए कृतज्ञ लिखा हुआ अच्छे से है कि हमें कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, मतलब कृतज्ञ होना चाहिए। फिर क्या कर रहा है, महान सद्गुण क्या है, क्रूरता प्रदर्शन होगा, कभी भी नहीं होगा। क्रूरता प्रदर्शन मतलब दूसरे के साथ गलत व्यवहार करना, गलत, क्रूरता, गुस्साना। फिर क्या कर रहा है, कृतज्ञता ज्ञापित प्रदर्शन करना, कष्ट बताना नहीं, दुख व्यक्त करना नहीं, कृतज्ञता प्रदर्शन, यस, कृतज्ञता प्रदर्शन मतलब कृतज्ञता आप ज्ञापित कर सकते हैं, जिसका मतलब ये हो गया, हमारा आंसर ये हो गया। अब कितना अच्छा है, आसान से कर ले, मैं इसको एक बार ढंग से पढ़ ले, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। फिर क्या करें, अपने या अपना डैश में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। अब देखिए बहुत अच्छे से आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सद्गुणों में नहीं, सद्गुण की बात यहाँ नहीं है। कर्तव्यों में नहीं, लिखा है हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, विचारों। फिर आमदनी का कोई बात ही नहीं है। फिर कह रहा सहायक शब्द। अब देखिए सहायक शब्द की बात जहां आएगी, सहायक क्या है, तो सहायक क्या है, संज्ञा नहीं है, क्रिया नहीं है, सर्वनाम नहीं, सहायक क्या है, विशेषण है। क्लियर। सद्गुण का क्या अर्थ है, सद्गुण क्या है, नायकवादी है, वीरता है। तो सद्गुण, तो सद्गुण, गुण ऐसे ही लिखा हुआ है, गुण हमने ऐसे टिक मार दिया, कितना आसान है। अब देखिए सबका आंसर देखिए क्या है। धन्यवाद का अर्थ क्या है कि हम कृतज्ञ हैं। महान सद्गुण का अर्थ क्या है, कृतज्ञता प्रदर्शन करना। अपने विचारों में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है।
फिर सहायक शब्द क्या है, विशेषण है। सद्गुण का अर्थ क्या है, गुण है। देखिए सारे को हम अच्छे से कर लिए। अब हम जो है चौथा अनुच्छेद आएंगे और मुझे विश्वास है कि आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चौथा सेशन हम लोग लेते हैं, तो सेलेक्ट कर लें हम। अब चौथा हमारा ये रहा और इसके साथ ही हमारा पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्या है उसको देखते हैं। इसको नीचे आ जाओ मेरे भाई। हाँ, अब देखिए क्या है, इसको थोड़ा इधर कर लें। अब देखिए क्या है, पेंसिल ले लें, इसको मिटा दें। अब क्या है, अनुच्छेद चौथा है, वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीबी के खतरनाक प्रभावों के बारे में हमें चेतावनी देते हैं। मतलब टीबी हमको कितना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है उसके बारे में चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि मतलब हमारी आंख की नसें जो है, मतलब हमारी आंख जो है रोशनी वो कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, हम देखने की क्षमता खराब होती है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे निकट से टीवी, बच्चे सब मोबाइल को कैसे ऐसे करके देखते हैं, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं, टीवी को आप लोग ऐसा करते हैं। तो कहते हैं जो अधिक हानिकारक है इसके परिणाम स्वरूप सिरदर्द की समान शिकायत भी आती है। बड़े भी यदि देखेंगे ज्यादा मोबाइल तो उसके सिरदर्द आएंगे। इसका मतलब है यदि किसी का सिरदर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा मोबाइल का उपयोग किया है। फिर देखिए क्या है, लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। नृत्य, संगीत, लड़ाई के विभिन्न कार्यक्रमों को ऊंची आवाज से भागने से लोग बॉक्सिंग से डिस्को डिस्को होता है। इसका मतलब है ये हमारे कान को प्रभावित, क्योंकि हम लोग तेज आवाज में सुनते हैं, गाना खूब जोर से बजा दिए, खूब जोर तेज से सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए बहरापन ला रहे हैं। एक ही मुद्रा में लगातार ऐसे ऐसे टीवी देख रहे हैं, ऐसे ऐसे न हिल रहे हैं न डोल रहे हैं, ऐसे ही टीवी देख रहे हैं। इसको देखने से दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द भी होता है। टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन प्रक्रिया, जो बच्चा टीवी देख के खाना खाता है उसका पेट सही नहीं होगा, कन्फर्म में लिखा हुआ है। फिर क्या करें, और मोटापा बढ़ता है। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती है। अब हमको इस प्रश्न पे का उत्तर देना है इसी अनुच्छेद पे। तो देखिए पहला क्या है, लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से प्रभावित नहीं होता है। क्या प्रभावित नहीं होता है, क्या मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होता, ये तो होता है। ऊंचाई, पाचन क्रिया होती है, पाचन प्रक्रिया क्या होती है, ढीली हो जाए। जो टीवी देख के खाता है उसकी पाचन प्रक्रिया ढीली, भार भी बढ़ता है। ऊंचाई प्रभावित नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऊंचाई। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन है, आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध संबंधित समस्याओं से है, दिमाग से कि पाचन प्रक्रिया से कि हृदय से कि श्रवण क्षमता से। मनोविज्ञान की बात आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, दिमाग से होगा। तो एकदम बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या कर रहा है, टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है। हमने बताया ना कि जब बच्चे सब टीवी ऐसे करके देखते हैं तो उनकी पाचन प्रक्रिया ढीली हो जाती है। हाँ हो जाती है भाई। टीवी देखते हुए गलत मुद्रा में बैठते हैं, गलत मुद्रा में बैठते हैं। फिर कह टीवी को बहुत, हाँ तो कह रहे कि दृष्टि, दृष्टि से क्या मतलब है, दृष्टि, टीवी देखने से प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर, दृष्टि का प्रभाव कब पड़ेगा, जब वो नीचे से नजदीक से देखेगा। तो नजदीक से कौन आंसर हो गया, सी वाला आंसर हो गया, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब ढीली का समानार्थी है, समान अर्थ, ढीली का मतलब समान अर्थ उसी तरह का। तो क्या कह, शक्तिपूर्ण नहीं, ढीली ध्यान से देखिएगा, व्यस्त नहीं, तीव्र नहीं, ढीली मतलब धीरे धीरे हो जाना, शिथिल हो जाना। तो समानार्थी क्या है, धीरे। अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम है। हानिकारक शब्द का विलोम क्या, अहितकर नहीं, निराशाजनक नहीं, खतरनाक, विलोम कर रहा, खतरनाक तो इन्हीं की तरह है नहीं, उपयोगी यस, उसका विलोम कर रहा इसलिए ये होगा। तो ये हमारे दो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो मुझे विश्वास है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कल फिर से हम 4-5 अनुच्छेद लेकर के आएंगे
और आप लोगों को पढ़ाएंगे। इस बीच हम थोड़ा क्लास लेने में, लाइव क्लास लेने में 2 दिन असमर्थ हो सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे और प्रैक्टिस सेट को भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू योर बेस्ट।